ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਕਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾ ਇਲਾਜ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਮਾਹਰ ਚਪਲਾਣਾ ਟਮਕਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਡਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਟੀਰੋਇਡ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ नामराद बीमारी तो छुटकारा पा सकते हैं? आप डॉक्टर विक्रम चौहान तो जानते हैं। डॉक्टर साहब, आपका न्यूज़ एशिया पंजाबी में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। और बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने, स्किन डिजीज़, त्वक रोग आयुर्वेद में बोला गया। त्वक जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है हमारी, और अपनी गलतियों की वजह से हम इस लाइन ऑफ डिफेंस को ही ख़राब कर बैठते हैं। तो ज़्यादातर जो डिजीज़ हैं, कोई बॉर्न नहीं होता बीमारियों से, स्किन डिजीज़ से, वो अपने लाइफ टाइम में आप कमाते हो। तो अगर आप गलत कर्म करते हो, गलत खान पान करते हो, गलत तरीके से कुछ करते हो, तो ऑब्वियसली वो फिर स्किन डिजीज़ के रूप में आपको नज़र आता है। अच्छा, एक बात बताइए कि स्किन जो है, अगर हम ये बोल दें कि बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है तो इसमें कोई झूठ नहीं होगा। बहुत बड़ा, सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन है। तो सबसे बड़ा ऑर्गन जो बॉडी की चादर भी बोल सकते हैं, बॉडी की चादर भी बोल सकते हैं कि बॉडी को प्रोटेक्ट करने वाला है, क्यों खराब हो जाता है? क्या हो जाता है? ऐसा क्या करते हैं हम लोग जो स्किन को, क्योंकि जो चीज बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है वो खुद कैसे खराब हो जाती है? ज़्यादातर स्किन रोग जो होते हैं ना, हमारे खान पान की वजह से होते हैं। कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जैसे सिंपल रोग हैं, जैसे दाद, खाज, खुजली और ये सब चीज़ें, जो रिंग वर्म्स वगैरह, कुछ साफ़ सफाई ना रखने से भी हो जाते हैं। तो अपना खान पान ठीक ना रखो, उससे भी स्किन प्रॉब्लम होती है। जैसे मैंने बताया, ऑटो इम्यून है, जैसे सोरियासिस हो गया, अटोपिक डर्मेटाइटिस हो गया, लाइकन प्लैनस हो गया, ये जो है थोड़ी सी गंभीर समस्या है। भारी भरकम बीमारी को नाम नहीं है? थोड़ा सा आप सिंपल करके बोलें इसको, क्या दाद खाज खुजली को ऐसा कुछ है नाम? दाद खाज खुजली जो है वो बड़ा सिंपल सा नाम है, तो कॉमनली लोग इन्हीं बीमारियों से परेशान हो रहे होते हैं, तो इसका भी इलाज बताएंगे। और जो भारी भरकम रोग हैं, सोरियासिस, अटोपिक डर्मेटाइटिस, लाइकन प्लैनस, इनका भी इलाज आयुर्वेद में उन्हीं प्रिंसिपल्स पे आधारित है जिन पे ये छोटी बीमारियाँ। हाँ, तो यही दाद खाज खुजली जो है, ये छोटी बीमारियाँ, अगर आप इनको, है ना, रिंग वर्म जिसको बोलते हैं, अगर आप इनको इग्नोर करते रहो और धीरे धीरे यही फिर बड़ी हो जाती है। तो इसलिए इनका इलाज संभव है और बड़े आसान तरीके से आप घर बैठे ही कर सकते हैं। आयुर्वेद में तो पहले बताया कि स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम, मतलब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है। और अगर आप उस अपने खान पान का और ऋतुचर्या का, दिनचर्या का पालन करें, टाइम से खाना खाएं, टाइम से सोएं, टाइम से जागें, और खाना खाएं, टाइम से सोएं, टाइम से जागें। लेकिन उसके बावजूद भी कोई बंदा ये मानने को तैयार नहीं है कि मैं टाइम से खा नहीं रहा, टाइम से सो नहीं रहा, टाइम से जाग नहीं रहा, मैं तो ठीक हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। हर बंदे से ये पूछो, वो तो यही बोलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी बीमारियां जब होती हैं तो ये साबित करती हैं कि वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है। तो शुरुआत कैसे करेंगे आप भी? कहाँ से वो बॉडी के अंदर वो डिजीज, वो जो कीटाणु हुआ, वो कहाँ से बॉडी के अंदर जाता है? देखो, आपका जो लीवर है ना, वो जो भी आप खाना पीना खा रहे हैं, वो उसको टॉक्सिन्स को अलग करता है और जो सार भाग है उसको अलग करता है, पॉइजन को बाहर फेंकता है और जो अच्छी चीज़ है उसको अंदर देता है। अब आप खाना ही अंदर ऐसा डालो जो सारा ही पॉइजन है, तो लीवर भी बेचारा क्या करेगा? तो जब वो ब्लड में मिक्स होगा गंदा फूड का गंदा पार्ट, तो न्यूट्रिशन तो मिलेगी नहीं। तो उस स्किन की सारी एनर्जी, जो बॉडी की एनर्जी सारी, वो फेस पे आनी शुरू हो जाएगी। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड कहते हैं ना, कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। और जो मन भी परेशान है वो भी आपके फेस पे आता है, और शरीर अंदर से अगर पॉइजन है तो वो भी आपके फेस पे शाइयाँ पड़नी शुरू हो जाएंगी, पिंपल निकलने शुरू हो जाएंगे,
है ना, और बहुत सारी जो है डिजीजेज जो स्किन की आपको घेरनी शुरू कर देगी। तो आपका ब्लड जो है वो पुराने ज़माने में तो क्या करते थे, नीम घोट के पिला देते थे, है ना, बच्चों को बरसात निकलने से पहले कि इन्फेक्शन ना हो, कोई फोड़े फिंसियाँ दाद खुजली ना हो, तो बरसात मई जून के महीने में ही पिलाना शुरू कर देते। लेकिन आजकल तो वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल स्टीरॉयड और कितनी कितनी दवाइयां हम लोग पहले ही खा रहे हैं, उससे पहले ही हमें एसिडिटी पता नहीं क्या क्या हो रहा है। नीम घोट के खिलाएंगे तो मर जाएगा बंदा। नहीं मरेगा तो नहीं, नीम तो वैसे भी अमृत है, उसको एसिडिटी तो करेगा ना, हॉस्पिटल तो पहुंच जाएगा। नेचर फार्मेसी बोलते हैं इसको। कोई बीमारी ऐसी नहीं जो नीम से ठीक नहीं हो सकती। तो नीम जो है एसिड को भी ठीक करता है, और नीम जो है बेसिक है, बहुत अमृत के समान है। तो ब्लड को प्योरीफायर नीम से बढ़िया कोई नहीं है। तो फोड़े फिंसियाँ, एक्ने, पिंपल्स, दाद खाज खुजली, तो आप नीम जो है वो जरूर लें, तो इससे ठीक होना शुरू हो जाता है। एक बात बताएं डॉक्टर साहब कि बॉडी, आपने बोला कि बॉडी के अंदर हम लोग ऐसा कुछ डाल रहे हैं जो गंदगी है, और लीवर उसको लगातार बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। अब बॉडी के पांच ऑर्गन है जो गंदगी बाहर निकालते हैं, लीवर, स्किन, उसमें अंतड़ियां आ गई, उसमें यूरिनरी हो गया, उसमें किडनी आ गई, लंग्स आ गई, ये 5 ऑर्गन है। तो 4 ऑर्गन तो ठीक है, लेकिन ये स्किन में कैसे घुसता है? स्किन में बाहर से घुसता है कि अंदर से, और कहाँ से आ जाता है ये कीटाणु, कहाँ से आता है? ये देखिए अलग अलग कीटाणु हैं स्किन के। स्किन में बाहर से भी आ जाता है, जैसे कोई रिंग वर्म हो गया, वो उसको अगर स्किन के अंदर से, स्किन को अगर अच्छी न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, अंदर से आपकी डाइट खराब है और उसमें आप अच्छा रस नहीं डाल रहे बॉडी में, तो विटामिन नहीं मिल रहे, तो कमजोरी आ गई, स्किन कमजोर होगी, उसमें इम्यूनिटी सेल्स की कमी होगी। बाहर से जो आपका फंगस है, जो भी फंगस है या बैक्टीरिया है, उसने अटैक कर देना है, तो वो रिंगवर्म हो गया। अब उसको रिंगवर्म को आप मार लोगे कोई लगा करके भी, तो फिर वो दोबारा थोड़े दिनों में हो जाएगा। कुछ लोगों को तो मैंने ऐसे देखा है कि उनकी जांघों में इतना उन्होंने स्टीरॉयड लगा लगा के उन्होंने अपना काला कर लेते हैं, गला लेते हैं। तो वो स्टीरॉयड दे के उसका हल नहीं है। अपनी न्यूट्रिशन का ध्यान रखो। विटामिन सी, विटामिन ए की जो नेचुरल कुदरती चीज़ें, गाजर का जूस, आंवले का जूस रोज पियो, तो उससे स्किन में ग्लो आती है। अनार का रस पियो, वो उससे विटामिन सी मिलता है नेचुरल। तो अमरूद खाओ, ये जितने रा फल फ्रूट हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो जरूर खाओ। सलाद खाओ, ये सलाद के नाम से इतने से प्याज खा लेते हैं, है ना, वो सलाद नहीं है। सलाद के नाम पे सिर्फ इतने से थोड़ा बहुत खीरा खा लिया, 1-2, है ना। कम से कम भी आधा किलो के हिसाब से आप फ्रूट खाने हैं और सलाद खाना है, तब आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन और विटामिन की मात्रा पूरी होएगी। और बादाम भिगो करके खाओ। विटामिन ई जो है स्किन के लिए सबसे न्यूट्रिशन विटामिन ही है। अखरोट भिगो करके खाओ, 2-4 अखरोट रोज खाओ, 5-7-10 बादाम रोज भिगो के लो, तो ऑब्वियसली ठीक होगा। और जो हमारी सर्कुलेशन है ब्लड की, वो रुकने ना पाए, तो उसके लिए ऐसा गरिष्ठ भोजन मत करो, भारी भरकम। जब भी स्किन की डिजीज हो तो भारी फूड को अवॉइड कर दो, मिल्क प्रोडक्ट्स टोटल बंद कर दो, मिठाइयाँ, मीठा, जिसको हम कुत्ते को कहते हैं कि कुत्ते को मीठा नहीं देना, आपने सुना होगा, है ना। क्योंकि और इंसान जो है वो रसगुल्ले, गुलाब जामुन और रस मिलाइयाँ सब खा रहा है, वो चमड़ी की डिजीज हो जाती है, इसलिए मीठा नहीं देना, लेकिन इंसान खा रहा है। ये आपने बात बताई ना कि आमतौर पे जिसके घर में जाओ, आपके आगे मिठाइयाँ रख देंगे और आप, उनका कुत्ता आएगा, आप कुत्ते को डालने लगोगे। नहीं, इसको स्किन डिजीज हो जाएगी, हाँ, इसको स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी, ये नहीं। तो आप इंसान को आप सब खिला रहे हो, तो इसलिए आपको जब पता ही है कि मीठा खाने से स्किन डिजीज होती है, तो आप मीठा अवॉइड करो, मिल्क प्रोडक्ट्स अवॉइड करो, दूध, पनीर, दही, लस्सी, छाछ, ना खट्टी चीज़ें, कांजी वगैरह पीते हैं कई लोग खट्टे नींबू निचोड़ के चीज़ें वो दूध के साथ ही ले लेते हैं। आप दूध में नींबू निचोड़ोगे फट जाएगा। तो आप इधर से दूध पी रहे हो, इधर से मिल्क बादाम पी रहे हो, इधर से कुछ और दूध से बनी रसमलाइयाँ, आइसक्रीम में खा रहे हो, उधर से चाट पकौड़ियाँ खा रहे हो, इमली खा रहे हो। तो ये दूध और दही और इमली का कॉम्बिनेशन विरुद्धार हो गया ना, तो उससे जो है स्किन में पित्त निकल आता है। तो पित्त जिसको पित्त इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी में, जो जैसे मैंने कहा था कि लीवर हमारा पित्त का मेन ऑर्गन है ना, तो पित्त जैसे इम्बैलेंस होगा
तो हमारे स्किन डिजीज शुरू हो जाएगी। और कई बार तो ऐसे होता है वो स्किन डिजीज छोटी मोटी शक्ल में नहीं बाहर आती, वो सीधी सीधी सोरियासिस या फिर टॉपिक डर्माटाइटिस या फिर और लाइकन प्लेनस, इस तरह कई बार स्किन का सार्कोइडोसिस, ये लंबे चौड़े नाम भी आ जाते हैं। परंतु ये ऊपर से निकल रही, ये क्या, थोड़ा सा इसको बताएंगे इसमें क्या क्या होता है? देखो, सोरियासिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फिशी स्केल्स जिसको बोलते हैं, सिल्वरी और मछली जैसी चमड़ी हो जाती है, उसमें सख्त हो जाती है, मोटे मोटे स्केल्स बन जाते हैं, पूरी बॉडी पे बन जाते हैं, तो वो इधर इधर कोनियों पे बन जाते हैं, तो वो ठीक की जा सकती है, वो भी आयुर्वेद में ही ठीक होती है। ब्लड प्योरीफायर हम देते हैं तो स्किन क्लियर होनी शुरू होती है। बेसिक प्रिंसिपल ये है कि रक्त शोधक औषधियाँ, जो खून को साफ करने वाली दवाइयाँ हैं, आयुर्वेद में बहुत अच्छी दवाइयाँ बताई गई हैं। सिंपल आप एलोवेरा का जूस भी पी लो, त्रिफला का प्रयोग कर लो। अगर आप मान लो कुछ हमारे पास दवाइयाँ हैं, मेरे पास, मैंने डेवलप करी हुई है। पहले मुझे ये बताएं, एक तो हो गया कि हमने सोरियासिस, नहीं बीमारी की बात में करेंगे, पहले ये बताएं कि बहुत सारे कारण आपने बताया कि जिसकी वजह से स्किन डिजीज हो जाती है। तो मुझे लगता है कि आजकल, क्योंकि पहले नहीं थी, पहले बहुत कम थी, लोगों को थी लेकिन बहुत कम थी, आजकल स्किन की डिजीज ज्यादा हो रही है। स्किन की डिजीज होने का एक कारण आप साबुन मानते हैं, जो साबुन से आप नहा रहे हैं, क्योंकि साबुन जो नहा रहे हैं वो केमिकल युक्त है, बॉडी के पोर जो है उसमें से अंदर चला जाता है, वो केमिकल अंदर चला जाता है। अब केमिकल अंदर गया तो वहां से या तो डिजीज करेगा या फिर अंदर पोर बंद कर देगा, अंदर पसीना बाहर नहीं आ पाएगा। क्या कहना चाहेंगे, क्या इसका कारण बड़ा मानते हैं आप इसको? साबुन जो है बहुत हार्श है स्किन के लिए, बहुत ज़्यादा साबुन रगड़ते हैं लोग, और उसकी वजह से ज्यादा होता है, उसका जो है, जो उसमें कॉस्टिक सोडा डालते हैं, डालते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसकी वजह से है वो सारा स्किन को ड्राई कर देता है। बाजार से हम लोग जो नहाने वाले साबुन लेके आ रहे हैं उन पर लिखा होता है टॉयलेट सोप, तो वो तो हाथ धोने के लिए ना, तो उसमें तो केमिकल ज्यादा हो गए, लेकिन बाथ सोप तो हम देखते ही नहीं, हम तो टॉयलेट सोप से नहा रहे हैं। कोई भी जो साबुन है वो बिना सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक केमिकल होता है, उसके नहीं बनता। वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बिल्कुल स्किन का मॉइस्चर खत्म ही करता है, कोई भी साबुन हो। तो इतना ज़्यादा उसको रगड़ने की या लगाने की जरूरत नहीं है। पुराने ज़माने में भी लोग बिना साबुन के रह रहे थे, तो वो क्या करते थे, गाचनी मिट्टी लेते थे, नींबू ले लेते, दही से नहा लेते थे, दूध से नहा लेते थे, सिंपल पानी से भी नहा लेते थे, साफ सफाई कर लेते थे, तो ठीक चलता था। कुछ जड़ी बूटियों का काढ़ा डाल लेते थे। मान लो एक बाल्टी पानी से आपने नहाना है तो एक कुछ जड़ी बूटियां लो, जैसे त्रिफला ले लो और उसमें आंवले के अलावा एलोवेरा डाल दो, उसमें हल्दी डाल दो, उनका काढ़ा बना के वो पानी में डालो। आपको सिकरी सुकरी जो भी प्रॉब्लम है और दाद खाज खुजली वो भी भाग जाएगी। वो भी है, उसमें नमक भी डाल लो, तभी सेंधा नमक डालो, वो भी बड़ा काम। सेंधा नमक भी ठीक बात है, और इससे स्किन डिजीज से कॉमन बचाव होता है। और पुराने जमाने में गाचनी मिट्टी लगाते थे, मुल्तानी मिट्टी जिसको बोलते हैं, है ना। तो मुल्तानी मिट्टी आप अगर आपके फोड़े फिंसियाँ हैं या दाद भी है, खुजली भी है, तो आपने मुल्तानी मिट्टी लेनी है थोड़ी, 1 चम्मच या 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी ले लो, उसमें थोड़ा सा चंदन का बुरादा डालो, 1 चम्मच, ठीक है ना। और उसके बाद उसका एक थोड़ा सा उसमें हल्का सा पानी डाल दो, ताकि वो लेप सा बन जाए। सिर्फ चंदन का बुरादा, और या फिर संतरे का थोड़े से छिलके भी डालो, ठीक है ना, उससे भी फर्क पड़ जाता है। तो आपने उस जगह पे लेप कर देना जहाँ पे भी दाद है, खाज है, खुजली है, तो उसका तो उसी से फर्क पड़ जाएगा। उसमें पहले रोज वाटर से थोड़ा सा, अगर रोज वाटर है आपके पास, आमतौर पे लेडीज के पास घर में होता है, तो दाद के ऊपर रोज वाटर लगा के, जो रिंग बॉम है या और खुजली जहाँ पे भी हो रही है, तो उस पर रोज वाटर से साफ कर लिया, उसके ऊपर ये मुल्तानी मिट्टी या चंदन के बुरादे का और संतरे के छिलके का मिक्सचर का लेप कर दिया अच्छे से, और 15-20 मिनट उसको सूखने दिया। जब वो बिल्कुल सूख जाए तो उसको उतार दिया, उससे देखना आपको कितना रिलीफ मिलेगा। उसके बाद थोड़ा सा जब वो उतर जाए तो थोड़ा सा खुश्क होगा, तो उसके ऊपर थोड़ा सा नारियल का तेल लगा दो। एक बात बताएं कि गुरबानी बोलती है कि जो ब्रह्मंडे सो ही पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वो ही हमारे शरीर के अंदर है। मिट्टी का कितना रोल समझते हैं? अगर मिट्टी से नहाता है बंदा, पहले हम मिट्टी से ही, बहुत सारे लोग मिट्टी रगड़ के ही नहा लेते थे, मिट्टी का कितना रोल मानते हैं अगर स्किन डिजीजेस को खत्म करने के लिए? मैं कह रहा हूँ सारी बीमारियां बेसिकली मिट्टी जो है, जो मुल्तानी मिट्टी खास करके, वो पित्त को खींच लेती है।
और सारी बीमारियां जो है वो पित्त से ही होती हैं, स्किन की जो बीमारियां हैं तो पित्त से होने वाले रोगों को अब नेचुरोपैथी में तो मिट्टी से ही इलाज करते हैं, है ना, तो जल्द के से मिट्टी का लेप कर देते हैं। तो मुल्तानी मिट्टी अवेलेबल है सर, फुलर्स अर्थ बोलते हैं, आप गूगल कर लीजिए फुलर्स अर्थ, मुल्तानी मिट्टी भी करेंगे तो मिल जाएगी। तो आप उसका लेप करेंगे तो ज़्यादातर स्किन डिजीज ठीक हो जाएंगी, जो बेसिक्स ही है। जो सीरियस प्रॉब्लम है जैसे सोरियासिस, लाइकन प्लैनस या और इस तरह की मैंने बताई, अटोपिक डर्मेटाइटिस, जिससे पेशेंट ही नहीं परेशान, डॉक्टर भी परेशान है कि वो ठीक ही नहीं होती, तो उनको ठीक करने के लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशंस हैं जिनको हम दे सकते हैं। आयुर्वेद में जो भी आया है वो कहीं ना कहीं हमारी रसोई में भी पड़ा हुआ, और रसोई में से जिनको समझ में नहीं आता फिर वो डॉक्टर लोग वो उसको उसकी दवाई बना के देते हैं कि तुम्हारी रसोई में पड़ा, तुम्हें नहीं पता ना, ले मेरे से ले ले। तो क्या हमारी रसोई में कुछ ऐसा है जिससे हम लोग ये भारी भरकम नाम वाली बीमारियां और जो दाद खाज खुजली को ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल, जो हमारी इस रसोई में भी पड़ा है, थोड़ा बहुत रसोई से बाहर भी निकले, आंगन तक आ जाए, आंगन के थोड़ा सा बाहर भी चले जाएं, जंगल तक नहीं भेज रहा, आंगन तक ही भेजूंगा। तो हल्दी तो देखो रसोई में मिल जाएगी। पहले पुराने जमाने में, क्या आजकल भी जो शादी के समय में हल्दी का लेप लगाते हैं ना, दूल्हा का, भी गाचनी मिट्टी, हल्दी और चंदन का और मुल्तानी मिट्टी का लेप बना के लगाते हैं ताकि उसके एक्ने, पिंपल्स वगैरह स्किन पूरी बॉडी पे लगाते हैं, है ना। तो पहले ज़माने में सारे ऐसे ही नहाते थे नॉर्मली। आपने फिल्मों में देखा होगा कि बड़ा सा महल है, उसमें राजा या रानियां जो है बड़े से गुलाब के फूल हैं और बाथ टब में नहा रहे हैं, तो लेप लूप लगा रहे हैं, वो यही लेप है। हल्दी हो गया, चंदन हो गया, नीम हो गया, नीम से सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो हल्दी, चंदन, नीम जो है, नीम जो है घर के आंगन के बाहर लगा होगा, उससे आप नीम के पत्ते ले आइए, और हल्दी जो है आपके किचन में पड़ी है तो उसको आप मिक्स कीजिए, और हल्दी और नीम को मिक्स कर लेना। क्या चटनी बनाकर मन करना है, क्या करना है उसको? दोनों की चटनी बना देनी है आपने, चूरन बना देना है। मतलब हल्दी का पाउडर ले लिया, मान लो 2 चम्मच ले लिया हल्दी का पाउडर, नीम के पत्तों का भी 2 या 3 चम्मच पाउडर ले लिया। पाउडर लेना का, अगर पत्ते ले लें तो उसमें क्या करना है, उसकी चटनी बना लेनी? पत्तों को चटनी बना लो, लेप सा बन जाएगा, लगभग 2-3 चम्मच। हाँ, उसी में हल्दी डाल दो, उसके अंदर आप थोड़ा सा गुलाब जल डाल दो, और उसी जल भी ओरिजिनल डालना पड़ेगा? ओरिजिनल डाल लो, या गुलाब को भिगो लो रात को, है ना, या उसकी भी चटनी बना लो, उससे भी गुलाब की चटनी में फ्रेग्रेंस भी आ जाएगी, उसी से नहा लो। तो इतना मुश्किल नहीं है आयुर्वेद, है ना। उसको भिगो लो रात को, सुबह उसके या पंखड़ियों को उसको जैसे वो भिगो के रखते थे, जब मैंने अभी एग्जांपल दिया, फिल्मों में देखा होगा, तो लोग उसमें डाल देते थे, रोज वाटर बन जाता था खुशबूदार। तो उसमें अब आप एलोवेरा भी रगड़ सकते हैं अपनी स्किन के ऊपर। एलोवेरा लो, उसका पल्प निकालो, जेल सा बन गया, उसको अपने शरीर पे मलो सीधा, ठीक है ना। उसके बाद वो जो लेप है, उस लेप से नहाओ, उसमें मिट्टी डालो थोड़ी सी, जो मुल्तानी मिट्टी है, तो चंदन का बुरादा भी डालो, खुशबू भी आएगी, और उससे चंदन भी एंटीबायोटिक है। तो इतनी अच्छी जड़ी बूटियां आपके घर के आसपास लगी हैं। चंदन तो खैर नहीं लगा, आप उसको मार्केट से या पंसारी से मंगवा सकते हैं। जो है सफ़ेद चंदन लेना है, लाल चंदन नहीं, सफ़ेद चंदन का पाउडर 2 चम्मच वो भी डालो, तो उसका लेप से आप नहाओ, तो उससे आपकी जो स्किन खुशबूदार भी होगी, और स्किन जो है डैमेज से भी बच रहेगी, और बीमारियां भी क्लियर होंगी। कितनी देर करना पड़ेगा? एक जैसे किसी को दाद खाज खुजली, रिंग बॉम, ऐसा कुछ पता नहीं, भरकम नाम भी लिया था आपने, कितनी देर में होगा? जस्ट 1 वीक, एक ही हफ्ते में हो जाएगा? एक हफ्ते में ये बहुत चमत्कार वाली बात है। बिल्कुल चमत्कार वाली बात है। ये सिर्फ मैं दाद खाज खुजली तो बहुत बेसिक चीजें हैं, इससे ज्यादा जो लंबी बीमारियां हैं उनमें भी आपको हफ्ते 10 दिन में बहुत ज्यादा रिलीफ दिखेगा। करके तो देखो, लोग करते ही नहीं है। लोग कहते कहाँ मिलेगा, हल्दी कहाँ मिलेगी, हल्दी तो आपके घर में है। हल्दी भी तो हाई रिकमेंड लेवल की होनी चाहिए ना, उसमें भी तो फर्क है। अच्छी क्वालिटी की हल्दी लो, और चंदन भी मिल जाता है, चंदन का बुरादा मिल जाता है, वो ले लो। वो एलोवेरा का जेल तो आजकल सभी जगह मिलता है, नहीं तो बेटर है एलोवेरा आप घर में लगाएं, बेस्ट है। और डाइट का जैसे मैंने बताया, मीठा वगैरह बंद करें, और इन सब चीज़ों से आप विद इन फ्यू डेज आपकी स्किन जो है वो ठीक हो सकती है। अच्छा, मान लो कि बंदे को ना तो वो जो आपने जितना भी कुछ बोला है वो उसको उसमें कुछ मिला, कुछ नहीं मिला, तो वो सोच रहा है यार अब कैसे करूं, तो क्या हर बार आप कुछ ना कुछ दवाई भी बताते हो कि जो आपने बनाई है, आपके फार्मूले हैं, तो इसमें कुछ है? देखो, जब मैं एमडी कर रहा था, एमडी करने के दौरान भी मैंने बहुत रिसर्च करी कि कुछ ऐसी प्योर
मेडिसिन या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स होने चाहिए जो कि पेशेंट को दिए और वो जल्दी से ठीक हो जाए। और उसको ऐसा लंबे चक्रों में कि आयुर्वेद कहते हैं ना भी बड़ा 6 महीने लगाता है, 3 महीने लगाता है, ऐसा कुछ नहीं है। प्योर ऐसी चीज़ हो जो जल्दी से ठीक करे। तो मैंने ब्लड प्योरीफायर्स कुछ बनाए थे। वो ब्लड प्योरीफायर मैं पिछले 20 वर्षों से अपने क्लिनिक में यूज़ कर रहा हूँ। सोरियासिस के बहुत पेशेंट ठीक हुए हैं। एटॉपिक डर्माटाइटिस जो बच्चों के लिए बहुत घातक बीमारी है, स्किन गल जाती है। एक पेशेंट था एटॉपिक डर्माटाइटिस, उसको बोला था कि आपको ना लेग्स काटनी पड़ेगी, गल गई थी उसकी मदर आई मेरे पास से रोती है। उसका वीडियो भी मेरे चैनल पे है। तो उसने कहा जी डॉक्टर साहब पीजीआई ने तो कहा अभी ऐसे कर सकते हैं, करना पड़ सकता है, तो ये ठीक ही नहीं हो रहा। स्टीरॉयड भी लगा दिए, स्टीरॉयड खाने को भी दे दिए। तो फिर मैंने उसको यही सब अपनी आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ दी और वो अभी तक वो लड़की अब 20 साल की हो गई है। उस समय वो 8-9 महीने की थी। टांगे फर्स्ट क्लास है, उसकी हाइट पूरी निकल आई है और दे आर हैप्पी। तो इस तरह से बहुत केसेस हैं, सोरियासिस है, तो हम उनको ठीक कर सकते हैं। तो वो उन घटनाओं से, उन पेशेंट से प्रेरित होकर के, तो मैंने, क्योंकि प्रोडक्ट्स मिलते नहीं थे, उनको ढूंढने पड़ते थे कहाँ। इसी वजह से मैंने पूछा ना आपके पास कोई प्रोडक्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मिलते ही नहीं है। वो मिलते नहीं थे। तो फिर मैंने एक पुरानी जो क्लासिकल टेक्स्ट है एक, उसमें से नुस्खा ढूंढा था, नवकार्षिक चूर्ण। तो इसमें आंवला, हरड़, बेहेड़ा, वचा, नीम, मंजिष्ठा, कुटकी, गिलोय और दारू हल्दी। ये नव मतलब 9, कर्ष, कर्ष मतलब उसका वेट, 1 कर्ष मतलब 20 ग्राम। ये पुराने जमाने में ग्राम नहीं बोलते थे, कर्ष बोलते थे। इतने कर्ष ले आओ, उतने कर्ष ले आओ, इतने किलो ले। 180 ग्राम। हाँ, तो ये नवकार्षिक चूर्ण जो है मैंने कॉम्बिनेशन डेवलप करके 9 हर्ब्स का, नव मतलब 9 इक्वल क्वांटिटी की हर्ब्स ले करके उसमें नीम भी डाला, कुटकी भी डाला। कुटकी जो है वो बिल्कुल नेपाल में और अरुणाचल में और ऊपर पहाड़ों में होने वाली, भूटान से मंगवाता हूँ मैं कुटकी। तो ये कुटकी जो है बिल्कुल लिवर में से टॉक्सिन्स को निकाल देती है और ये ब्लड प्योरीफायर है। मंजिष्ठा भी ऐसे उत्तराखंड में ऊपर पहाड़ियों में होता है। तो मंजिष्ठा की भी, जो किसी को एक्ने हो, पिंपल हो, तो विद इन 15-20 डेज उसका रिजल्ट दिखता है। सोरियासिस में मैं देता हूँ। तो ये यूरिक एसिड में भी कामयाब है। जिसको यूरिक एसिड हो ना, क्योंकि एसिडिक मीडिया को इसने खत्म कर देना, इसने पॉइजन को बॉडी में से निकाल देना, बॉडी ब्लड को इसने अल्कलाइन कर देना। ब्लड में अगर ब्लॉकेज आ रहे हैं उसको भी ठीक करेगा। ब्लड में इसको ये स्त्रोतोशोधक है। स्त्रोतस में जो ब्लॉकेज है उसको क्लियर करेगा नाड़ियों में। तो ये सभी पर कोलेस्ट्रॉल भी कम करेगा, लिवर भी ठीक करेगा, लिवर के टॉक्सिन। कुटकी, क्योंकि कुटकी पित्त विरेचना सर्वश्रेष्ठ है, ये आयुर्वेद में बोला है। तो पित्त के विरेचन, पित्त को निकालने में कुटकी से बढ़िया कोई चीज नहीं है। तो स्किन डिजीज जो है होती पित्त से है, तो पित्त को बैलेंस करने के लिए। अच्छा, दारू हल्दी, एक तो हल्दी होती है, एक दारू हल्दी। अब दारू हल्दी जो है वो हल्दी की भी बड़ी बहन है, तो वो इसमें डाली है, बर्बेरिस अरिस्टाटा बोलते हैं। अच्छा, गिलोय को अमृता बोलते हैं, अमृत के समान है, सब जानते हैं। नीम और गिलोय, तो पुराने जमाने में नीम गिलोय पिलाते थे बच्चों को कि स्किन डिजीज ना हो। तो अब गिलोय कोई जानता नहीं है, ना उगाता है। अब थोड़ा बहुत कोरोना की वजह से लगाने लगे, क्योंकि गिलोय जो है वो इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करती है। तो गिलोय का भी है ऐसे। तो ये कॉम्बिनेशन जो है, हरड़, बेड़ा, आंवला तो वैसे ही पेट को भी साफ करता है। तो अगर पेट में टॉक्सिन्स हैं तो भी स्किन डिजीज हो जाती है, क्योंकि हमारा खान पान ऐसा हो गया, पेट साफ ही नहीं होता लोगों को। तो इसके साथ ये जो प्रोडक्ट है, इसको मैंने डेवलप किया था। अच्छा, ये मजे की बात है, ये प्रोडक्ट जो है आज से 1000 साल पुराना फार्मूला है। मतलब ये आज नहीं डेवलप हुआ, हजारों सालों से ये कॉम्बिनेशन जो है ये चल रहा है। और चक्रदत्त संहिता में इसको उस वहाँ का उसका योग है, उस संहिता का। चक्रदत्त संहिता आप कभी ढूंढे गूगल पे, पता लगे। उसके बाद ये ग्लिमिंग स्किन, हेयर एंड नेल्स, हाँ बिल्कुल, शाइन एंड लस्टर, चमक जाती है स्किन। मतलब लेडीज को ज्यादा इंटरेस्ट हो गया हुआ था, बिल्कुल चमक जाती है। विद इन 1 मंथ, विद इन 25 days to 1 month चेहरे पे। किसी की स्किन बहुत डल हो जाती है, मतलब जैसे वो उसको बोलते हैं ना
वो उसको मतलब मैट मैट जैसी हो जाती है उसका मैट जैसी ब्लेमिशेस आ जाती हैं, चेहरे पे शाई आ जाती हैं, है ना। उसके लिए भी ये इसमें कि मंजिष्ठा जो है वही जो मैंने बताया कि उसका सत्व है, ये खून को साफ करने वाला। पित्त पापड़ा पित्त को शांत करने की सबसे बढ़िया औषधि है। सारीवा भी खून साफ का, हम सारीवा रिष्ट देते हैं, कुछ वैद देते हैं, सारी बोतलें देते हैं इतनी बड़ी बड़ी उस आसव रिष्ट की। तो सारीवा रिष्ट जो है, या माँ जिष्ठादि को हाथ भी देते हैं कुछ वैद पुराने। तो वो अब इतनी बड़ी बड़ी बोतलें तो कैरी करनी भी मुश्किल है, और उनको तो उसका हमने सत्व निकाल के कैप्सूल बना दिए ताकि पेशेंट के लिए बहुत ईजी हो। तो ये सब जगह अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है planetayurveda.com पे। तो लोग पूरे वर्ल्ड में हमसे ये मंगवा लेते हैं। तो इससे ये कुछ लोशन है, ये जो जेल मैंने डेवलप करी है, ये जैसे इसमें एलोवेरा का बेस है, उसमें वही हल्दी, नीम, चमेली और गुग्गुल और तिल का तेल ये बेस है। तो उससे क्या होता है कि जो ब्लैमिशेस या रिंगवर्म या और तरह की, नॉट ओनली दीज बेसिक स्किन प्रॉब्लम्स, किसी का जख्म भी है, मान लो किसी को बवासीर के मौके हैं, उस पे भी इन्फेक्शन को रोकता है। बवासीर के इन्फेक्शन के ऊपर लगा सकता है, रेक्टम एरिया के ऊपर को देता ही हूँ। किसी को फिशर हो गया, किसी को बवासीर वाली जगह पे कट लग गया, किसी को डायबिटीज का अल्सर हो गया, डायबिटीज फुट हो गया और वो जख्म भर ही नहीं रहा, उसको किसी को गैंग्रीन भी हो जाए, उसका भी किसी को गैंग्रीन हो गया और किसी को बेड सोर्स हो गया। गैंग्रीन भी ठीक करता है, ये ठीक करता है, यही 100% है, बिल्कुल 100% है। जो मैं आपको नुस्खा पहले बताया है ये नहीं आपके पास अवेलेबल, तो जो पहले वाला नुस्खा मैंने घर में बनाने को बोला ना, नीम, चंदन और हल्दी, उसको भी लगा लेंगे, उसी से गैंग्रीन में आपको फर्क लगना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत पेशेंट मैंने ठीक किया है। वेट गैंग्रीन में या ड्राई में? वेट गैंग्रीन में तो बहुत जल्दी करेगा, ड्राई गैंग्रीन में थोड़ा साथ में वो देना पड़ेगा, ठीक है ना। ड्राई में को थोड़ा सा वेट उससे करना पड़ता है ना, एलोवेरा थोड़ा ज्यादा डालना पड़ेगा, उसके लिए जेल लगा सकते हैं। तो ये नुस्खे जो हैं ये ऐसे नहीं है, पूरी रिसर्च है इनके पीछे, मतलब ऋषि मुनियों की हजारों सालों की मेहनत है। वो ऐसे नहीं मेरे दिमाग में आ गया कि यार ये नीम और गिलोय मिक्स कर दो तो ऐसे हो जाएगा, नहीं। ये हजारों साल पुरानी ऋषि मुनियों की मेहनत है, उन्होंने निचोड़ निकाल करके फिर फार्मूला लिखा। वो फार्मूले हमने जो MD के दौरान पढ़े हैं, तो वो फार्मूलों से हमने ये डेवलपमेंट करी है, तो सो दैट कि इजी हो जाए पेशेंट को। तो ये मैं एनल फिशर में, एनल फिस्टुला में, जहाँ पे कोई इन्फेक्शियस वुंड हो गया, जख्म हो गया, उसमें भी, है ना, बवासीर हो गई, तो जिसको शाइयाँ वगैरह हैं, फेस पे ब्लेमिशेस हैं, वो लगा ले, एक्ने पे लगा ले, और जिसके गैंग्रीन है या एम्पुटेशन करने के लिए बोला है, एम्पुटेशन वाले को भी बोल कर देगा ठीक। बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ आपको। ये इतना मतलब देख सुनने में तो नीम और हल्दी है, परंतु प्रैक्टिकली यूज करो, तभी तो वीडियो बना रहे हैं। इसका पर्पस ही ये है कि प्रैक्टिकली आप यूज करके तो देखो। आप करते ही नहीं, आप सीधा जाते हैं, डॉक्टर साहब ने बोला एंटीबायोटिक बीटाडीन से वॉश करना पड़ेगा, एंटीबायोटिक, है ना, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। अब ये जात्यादि तेल हमारा आयुर्वेद में आता है, जाति इसमें डली हुई है, जाति मतलब चमेली, है ना, और कोमिफेरा मुकुल जो उसको बोलते हैं, गुग्गुल को। गुग्गुल एक से बढ़िया एंटीबायोटिक कोई नहीं है। गुग्गुल एक वृक्ष होता है, उसकी गूंद निकलती है, उसके रेसिन निकलता है, वो रेसिन में इतने पावरफुल एंटीबायोटिक के गुण है कि वो उसको गुग्गल की गोलियां भी हम देते हैं, और ये इसी में डाल दिए ताकि वो लोकल एंटीबायोटिक का काम करे। तो ये तो मिरेकल है, ये जो चीजें है ना, जड़ी बूटियां हमारी आयुर्वेद की। अच्छा, इसके अलावा अब ये गंधक रसायन है, ये जो गंधक रसायन है, ये इस पे रसायन लिखा है, ये भी क्लासिकल, हमारे पुराने हजारों साल पुराना फार्मूला है, क्लासिकल फार्मूला। तो गंधक के आमतौर पे स्किन के रोगी जो है वो गंधक के सल्फर स्प्रिंग में जाके नहाते हैं। तो मनाली में वशिष्ठ कुंड है, इधर तत्ता पानी भी है, और भी पूरे वर्ल्ड में सल्फर स्प्रिंग इसलिए फेमस है बिकॉज लोग जाते हैं जी हमारी स्किन डिजीज ठीक हो जाएगी। तो एक आधी बार नहाने से नहीं ठीक होती, वहां जाके रहना पड़ता है, 15-20 दिन, महीना उसमें नहाना पड़ता है, रोज घंटा घंटा बैठना पड़ता है, ताकि गंधक आपके ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाए और स्किन को हील कर सके। गंधक में ऐसी प्रॉपर्टी होती है सल्फर में
कि वो स्किन की डिजीज के लिए रामबाण है। तो मैं गंधक रसायन पेशेंट को देता हूँ, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर में देता हूँ जो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते, वो भी गंधक रसायन से ठीक होते हैं। और स्किन के जो डिजीज है, सोरियासिस, एक्जिमा, है ना, ये जो दाद खाज खुजली, तो हफ्ते 10 दिन में ये खून को साफ करता है गंधक। इसके अलावा जो है एलोवेरा का जूस तो आपको सभी जगह अवेलेबल है। कुमारी सार, तो मैंने इसका नाम कुमारी रखा क्योंकि फीमेल में आमतौर पे इसको हम आयुर्वेद वाले पहले यूज करते थे। तो कुमारी सार मतलब एलोवेरा का जूस। तो ये एलोवेरा का जूस वैसे वो अंग्रेजों ने भी काफी पॉपुलर किया है, परंतु इसके जो आयुर्वेद में जो गुण लिखे हैं, कुमारी भेदनी शीता तिक्ता नेत्र रसायनी मधुरा ब्रहणी वल्या वात विष प्रणुत। तो कुमारी जो है इसका लिखा है भेदनी, भेदन करती है, ब्लड को साफ करती है। शीता, शीतल है, ठंडी है। तिक्ता, तिक्ता मतलब कि बिटर है, बिटर जो कड़वा जैसे नीम है ना, तीखा उसको पंजेंट बोलते हैं, कटु बोलते हैं उसको संस्कृत में, मिर्च जैसे होती है, वो नहीं है। ये तिक्त है, तिक्त रस इज डिफरेंट, तिक्त रस अलग है। तो नेत्र मतलब आई साइड को ठीक करने वाली। रसायनी मतलब जैसे रसायन मतलब जो ताकत देने वाला, जैसे गंधक रसायन अभी बोला, नहीं केमिकल नहीं। आयुर्वेद में रसायन का मतलब जो रस की वृद्धि करे शरीर में, रस की वृद्धि मतलब शरीर में पोषण करे, मतलब न्यूट्रिशन दे, जो रिजुविनेट करे, नहीं लिम्फ सिस्टम नहीं, जो हमारी सारी धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र धातु, सारी धातुओं की पुष्टि करे, उनको स्ट्रेंथ दे, उसको बोलते हैं रस। तो ये जो रसायनी, जो रस का को लाने वाली है, उसको रसायनी बोलते हैं। मधुरा ब्रहणी बल्या, ब्रहण मतलब स्ट्रेंथ देने वाली, बल्या मतलब बल देने वाली। वृष्या वात, वात वृष, वात और विष प्रणुत, वात को और विष को निकालने वाली। अब ये इस बात मैं नहीं कह रहा, ये श्लोक कह रहा है, ये भावप्रकाश निघंटू का श्लोक है 230 नंबर, इसमें रेफरेंस भी लिखा हुआ है। तो ये भावप्रकाश निघंटू जो था, भावप्रकाश कोई 17वीं शताब्दी में कोई राजा था, उसको शौक था आयुर्वेद का, तो उसने एक बुक ही लिख दी। और उसने बुक जो लिखी उसके 17वीं शताब्दी में ही नहीं, बल्कि पुराने चरक सुश्रुत जो 5-5 हजार साल पुराने हुए, उसमें भी कुमारी का वर्णन है। तो ये ब्लड प्योरीफायर चीजें हैं। तो इन सब का निचोड़ जो कोई लेना चाहे तो उसमें हम इसको नवकार्षिक चूर्ण मैं रिकमेंड करूंगा। तो आप अकेला नवकार्षिक चूर्ण 1 चम्मच सुबह शाम ले लें, तो उससे आपकी सारी स्किन डिजीजेस क्लियर हो जाएगी। स्किन डिजीजेज क्लियर हो जाएंगी। तो कितनी देर ये लेना पड़ेगा, जिसको मतलब जिसको दाद खाज खुजली है, या जिसको सोरियासिस है, या जिसको अपने भारी भरकम 3-4 नाम और बताए वो भी हैं, या किसको गैंग्रीन है, कितनी देर में उसका ये ठीक कर सकती है? 1 महीने में आपको विजिबली रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। 1 महीने सभी में, जितनी भी बीमारियां आपने छोटी से बड़ी बताई, छोटी छोटी बीमारियां तो हफ्ते 10 दिन 15 दिन में ठीक होते हैं, बड़ी बीमारियों में 1 महीने में दिखना शुरू होता है रिजल्ट कि हाँ कुछ फर्क पड़ रहा है, कुछ हिलचुल हो रही है। तो इसलिए 6 महीने में स्किन जो है वो ठीक हो जाती है, क्लियर हो जाती है। आपकी सलाह से लें या फिर ऐसे अगर लेके यूज करते हैं तो भी उसको फायदा मिल सकता है? नहीं, ऐसे भी ले सकते हैं, नुकसान तो नहीं होगा, परंतु बेटर है कि अब हमारी वेबसाइट है planetayurveda.com, हमारी अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल है, हमारे डॉक्टर्स की टीम अवेलेबल है, पूरे वर्ल्ड वाइड से हमारे को पेशेंट्स आते हैं, और सीधा ऑनलाइन जाते हैं वेबसाइट पे और कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट बुक कराते हैं। जैसे एम्बेसी की टाइमिंग बुक होती है, हमारा कैलेंडर आ जाता है, उस पर अपॉइंटमेंट लेते हैं और बात करते हैं। तो मेरे पास टीम ऑफ डॉक्टर्स है, तो वो रिकमेंड करते हैं डॉक्टर्स, मैं भी रिकमेंड करता हूँ अकॉर्डिंग टू पेशेंट, डिफरेंट कंडीशंस के हिसाब से। मतलब कब कैसे आपको, एक तो होगा वेबसाइट होगी आपकी, वेबसाइट पे गया उसमें सर्च मारी, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो वेबसाइट को मतलब उसको नहीं पता समझा। फोन नंबर कुछ है, या फोन नंबर है तो वो आपको कब कांटेक्ट कर सकता है, कब नहीं कर सकता? हमारा मोहाली में ऑफिस है, और प्लैनेट आयुर्वेदा के नाम से आप 0172-521-4030, ये तो लैंडलाइन नंबर हो गया, और एक है 9915593604, ये मोबाइल नंबर हो गया।
और ये मंडे टू सैटरडे है, संडे को नहीं है। और सुबह 10 बजे से शाम को 5 साढ़े 5 तक आप कॉन्टैक्ट। ये जवाब जरूर देते हैं? हाँ जी, जवाब जरूर देते हैं। आप मैसेज भी छोड़ सकते हैं व्हाट्सएप पे, और आप ईमेल भी कर सकते हैं वेबसाइट पे जा करके। आप सीधे भी वेबसाइट पे जा करके ले सकते हैं। बहुत धन्यवाद। कुछ जाते जाते कुछ टिप ऑफ द इंटरव्यू देना चाहेंगे? टिप ऑफ द इंटरव्यू यही है कि आप ऋतुचर्या के हिसाब से अपना खान पान रखें तो स्किन डिजीज होगी नहीं। साफ सफाई का ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा केमिकल बेस्ड साबुन या कॉस्मेटिक्स, एक तो जो कॉस्मेटिक्स हैं वो भी एक बीमारी की जड़ है, वो हम टॉपिक कवर नहीं कर पाए। पर कॉस्मेटिक्स जो आर्टिफिशियल कॉस्मेटिक्स हैं उनसे बचें। एक लिपस्टिक प्लांट है, वो मैं कभी दिखाऊंगा आपको। इतना उसमें फूल लगते हैं सुंदर सुंदर, बस फूल लो और लिप्स पे रगड़ो, आपकी सारा दिन लिपस्टिक नहीं उतरेगी। उसका रस ही इतना बढ़िया है, पिंक कलर का फ्लावर है। तो ऐसे बहुत कुछ नेचर में है। एक सिंदूरी करके आता है, मैं अभी पुणे गया था, वहाँ पे प्लांट था, उससे सिंदूर डाल लेती हैं लेडीज, तो उसमें उसका ले करके। तो इस तरह से नेचर ने बहुत कुछ श्रृंगार का सामान दिया हुआ है, तो नेचुरल है। तो इस तरह की चीज़ें आप यूज़ करें, और घरेलू चीज़ों से और डाइट से आप अपने स्किन को निखार सकते हैं। बहुत धन्यवाद, आपने इतनी बेशकीमती जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की थी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਿਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ, ਦਾਦ, ਖਾਜ, ਖੁਜਲੀ, ਸੋਰਿਆਸਿਸ, 3-4 ਨਾਮ, ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਗ ਆਉਂਦਾ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਮਾਰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਆਂਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਬਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੋਟੇ ਰੋਗ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਆ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।